डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ हेड ऑफ इनकम सैलरी। अच्छा, ये आपको बिल्कुल रिवीजन सेशन है आपका हेड ऑफ इनकम सैलरी का, ताकि आपको ये एग्ज़ाम में जो है हेल्प आउट कर सके। तो सबसे पहले आपने सैलरी में ये देखना है कि सैलरी होती क्या है। ठीक है, नंबर वन आपने क्या चीज़ देखनी है, व्हाट इज़ सैलरी। अच्छा, सैलरी में आपने एक चीज़ याद रखनी है, एक टेस्ट आपने अप्लाई करना है कि जी आपने देखना है क्या वो बेनिफिट जो मिला है वो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मिला है। अगर वो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मिला है तो वो सैलरी है, चाहे वो आपको पास्ट एम्प्लॉयर से मिला है, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर से, करंट एम्प्लॉयर से, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट है आपका, करंट आपको सर्विस बेनिफिट है, वट एवर आपने देखना है क्या वो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मिला है, नंबर वन। नंबर टू आपने ये देखना है सैलरी इज टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस और ये NTR यानी नॉर्मल टैक्स रिजीम में टैक्स होगी। अच्छा जी, ये क्या कॉन्सेप्ट है। रिसीट का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपने जून के महीने में सर्विस दी लेकिन आपको पैसे जुलाई में मिले, तो आपने उस सैलरी को टैक्स करना है जुलाई के मंथ में, और ये होगी NTR मीन्स नॉर्मल टैक्स रिजीम में टैक्स। ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक वो चीज़ यहाँ पे NTR की रिजीम में ये होता है कि ये इनकम जो NTR नॉर्मल टैक्स रिजीम में टैक्स हो रही होती है वो टैक्सेबल इनकम का पार्ट तो बनती है, लेकिन आप उससे उसके एक्सपेंसेस माइनस कर लेते हैं। लेकिन लॉ ने स्पेसिफिकली रिस्ट्रिक्ट किया है कि आप नो डिडक्शन, जब भी आप सैलरी की इनकम कंप्यूट कर रहे होंगे तो कोई भी आप एक्सपेंस माइनस नहीं कर सकते। तो बेसिकली इसकी पहली एक्सेप्शन यहाँ पे आ गई। दूसरे नंबर पे अगर मैं आपको बात बताऊं तो दो चीज़ें आपने और दो प्रिंसिपल्स याद रखने हैं। वो कौन से, यहीं पे आगे कनेक्ट करते हैं। दो प्रिंसिपल्स ये है कि बेसिकली एक आपका ये आता है कि टर्मिनेशन बेनिफिट। अगर आपको टर्मिनेट किया जा रहा है एम्प्लॉय को और उस केस की वजह से वो हायर टैक्स रेट पे चार्ज हो रहा है, तो उसके पास ये ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है कि वो बेसिकली उसको NTR में अपनी नॉर्मल टैक्स रिजीम की इनकम्स में डाल के टैक्स ना करे और बल्कि उसे पिछले 3 सालों के एवरेज रेट पे टैक्स कर ले। तो ये भी एक NTR की एक्सेप्शन आ गई कि पिछले 3 साल के एवरेज रेट पे उसको टैक्स कर लेता है। साथ में एक और चीज़ मैं इधर ऐड करूँगा, सैलरी इन एरियर्स। अच्छा, सैलरी इन एरियर्स का क्या कॉन्सेप्ट है। सैलरी इन एरियर्स का ये कॉन्सेप्ट है कि जी आपने सर्विस दी और आपको अभी पैसे नहीं मिले और उसके जो है अगले टैक्स ईयर में आपको पैसे मिल गए, तो टैक्स तो सैलरी होती थी ऑन रिसीट बेसिस, तो आपको इस साल की भी जो सर्विस दी उसके भी पैसे इस साल मिल गए, पिछले साल जो सर्विस दी थी उसके भी इस साल पैसे मिल गए। तो हुआ ये कि आपकी तो सैलरी बढ़ गई, तो उसकी वजह से प्रोग्रेसिव टैक्स होने की वजह से आप हायर टैक्स रेट पे चार्ज हो रहे हैं। तो ये बेसिकली आप रिसीट बेसिस पे टैक्स ना करें, ये आप एक्रूअल बेसिस पे टैक्स कर लें, यानी ईयर ऑफ सर्विस के हिसाब से। तो ये दोनों एक्सेप्शंस थी, एक NTR की और एक रिसीट बेसिस की। तो ये तो हमने मेन 4 प्रिंसिपल्स पढ़ लिए। दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं तो दूसरे नंबर पे आपके आ जाते हैं जी यहाँ पे परक्विजिट्स। अच्छा जी, परक्विजिट्स में आपने क्या चीज़ याद रखनी है। परक्विजिट्स में आपने सिर्फ 4 परक्विजिट्स याद रखने हैं। कौन कौन से। नंबर 1 पे आपका आ रहा है जी कन्वेंस, नंबर 2 इंटरेस्ट फ्री लोन, नंबर 3 अकोमोडेशन, और नंबर 4 है आपका अदर्स। अच्छा, इसमें अगर आप बात करें तो कन्वेंस में वो क्या कहता है, कन्वेंस में कहता है कि आपने ना 5% और 10% ऑफ कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो लेनी है आपने। ठीक है, कॉस्ट कब लेंगे, कॉस्ट आप तब लेंगे जब गाड़ी परचेज्ड है, और फेयर मार्केट वैल्यू कब लेंगे, जब लीज पे लिए। फेयर मार्केट वैल्यू कब, एट द कमेंसमेंट ऑफ लीज, शुरू में। और 5% और 10% क्या है, अगर आपकी व्हीकल जो है, जो आपको ऑफिस की तरफ से, एम्प्लॉयर की तरफ से व्हीकल मिली है, तो 5% तब लेंगे जब आप पार्टली फॉर पर्सनल एंड पार्टली फॉर ऑफिशियल यूज़ में लेके आ रहे हैं, और 10% कब, जब फुली पर्सनल यूज़ में आपके आ रही है। इंटरेस्ट फ्री लोन में कहते हैं कि भाई आपने जितने भी लोन की अमाउंट है उसको आप मल्टीप्लाई कर लें किससे, बेंचमार्क रेट
जो कि लॉ ने 10% सेट कर दिया, उससे जितना आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयर को, इंटरेस्ट रेट जो पे कर रहे हैं, जो चार्ज हो रहा है आपको, वो माइनस कर लें। फॉर एग्जांपल अगर आपने लोन लिया 20 मिलियन का और आप 20 मिलियन का लोन लिया आपने और आप 2% दे रहे हैं, तो आप 20 मिलियन का 8% इस पे कंप्यूट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है जी अकोमोडेशन। अकोमोडेशन में कहता है हायर ऑफ अमाउंट दैट वुड हैव बीन पेड, अमाउंट दैट वुड हैव बीन पेड। अगर आपको एकोमोडेशन ना दी जाती तो आपको जितने पैसे दिए जाते उसकी जगह वो ले लें, और 45% ऑफ MTS अगर दिया हुआ क्वेश्चन में, अगर MTS नहीं दिया तो फिर बेसिक सैलरी का 45%, एनुअल बेसिक सैलरी का। इन दोनों में से जो अमाउंट हायर है वो आपने क्या करनी है, उस बेनिफिट की मॉनेटरी वैल्यू कंसिडर करनी है फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेबल इनकम। अदर्स बड़ा आसान है, इसके अलावा कोई भी परक्विजिट आपको मिल जाए उस पर आपने क्या करना है, एम्प्लॉयर ने, या जाहिर बात है आपको किसी से लेके दिया होगा, एम्प्लॉयर की पेमेंट जो उस बेनिफिट के लिए, माइनस आपने एम्प्लॉय ने जो उसके अगेंस्ट रीइंबर्स किया, उसको जो पे किया वो माइनस कर दें, वो उसका बेनिफिट है। अदरवाइज एम्प्लॉयर ने खुद अपना कोई एसेट दिया है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी है, वो अपने एम्प्लॉय को एसी दे देती है, तो अब उसने बाहर तो कोई पैसे नहीं दिए, तो फिर आप उस एसी की फेयर मार्केट वैल्यू ले लें और जितना एम्प्लॉय ने पे किया है वो माइनस कर दें उस एसी के अगेंस्ट, तो उसका बेनिफिट आ जाएगा। तो ये तो हो गए आपके परक्विजिट्स। तो हमने अभी 4 बेसिक प्रिंसिपल्स और 4 परक्विजिट्स को लर्न किया और अंडरस्टैंड किया। उसके बाद हम बात करते हैं एक और कॉन्सेप्ट की, एम्प्लॉय शेयर स्कीम, जो स्टूडेंट्स को अक्सर बड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, एम्प्लॉय शेयर स्कीम। अच्छा, एम्प्लॉय शेयर स्कीम को याद करने का एक बहुत ही आसान तरीका है। इसके लिए आप क्या करें, इसके लिए आप एक बॉक्स बना लें, उस बॉक्स को आप फर्दर 4 हिस्सों में, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दें। यहाँ पे आप लिखें ऑप्शन, यहाँ पे आप लिखें शेयर्स, क्योंकि एम्प्लॉय शेयर स्कीम में 2 चीज़ें इशू होती हैं, या ऑप्शंस या शेयर्स। एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, एम्प्लॉय जब एक्वायर कर रहा होगा, और एट द टाइम जब एम्प्लॉय डिस्पोज कर रहा होगा तो क्या एंट्री होगी। जब ऑप्शन एक्वायर हो रहा होगा तो कुछ भी सैलरी में टैक्स नहीं होगा, और जब ऑप्शन को वो एम्प्लॉय बेचेगा, डिस्पोज ऑफ कर रहा होगा, तो जितने का बेचा कंसीडरेशन रिसीव्ड, और जितने का उसने कंपनी से लिया था या एम्प्लॉयर से उसकी कॉस्ट माइनस कर दें, तो ये उसका बेनिफिट है। जितने का बेचा, जितने का खरीदा, ये उसका बेनिफिट हो गया डिस्पोजल पे। ऑन द अदर हैंड शेयर्स की बात करें तो शेयर्स जब एक्वायर होंगे तो जिस टाइम पे उसको वो शेयर मिल रहा है उस डेट पे उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है शेयर की वो, और माइनस कॉस्ट, कॉस्ट कौन सी, 2 कॉस्ट जो एम्प्लॉय ने पे किए ऑप्शन लेने के लिए और जो शेयर लेने के लिए, दोनों कॉस्ट यहाँ पे आप माइनस करेंगे, यानी जेब से जितना गया और जितनी उस शेयर की मार्केट वैल्यू थी वो उसका बेनिफिट है। वेरी सिंपल। लेकिन एक चीज़ इसमें आपने याद रखनी है, अगर शेयर्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, यानी कंपनी कहती है आप 2 साल तक नहीं बेच सकते, फिर आपने क्या करना है, फिर आपकी जब ये रिस्ट्रिक्शन ख़त्म होगी या वो आपका एसेट डिस्पोज ऑफ हो जाता है, यानी शेयर डिस्पोज ऑफ हो जाते हैं, विच एवर इज अर्लियर डेट, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू आपने लेनी है। इशुएंस की फिर फेयर मार्केट वैल्यू नहीं लेनी। अच्छा, एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल ऑफ शेयर सैलरी में कुछ भी टैक्स नहीं होगा आपका, सैलरी में कुछ भी टैक्स नहीं होगा, तो इस तरह से आपके क्रॉस पड़ जाएंगे। कैपिटल गेन में जाके टैक्स होगा, वो हम कैपिटल गेन में डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट आपकी बात करूं तो उसमें आपने ना इसके बाद जहन में रखनी है एग्जाम्पशंस। एग्जाम्पशंस जो है ना वो आप 6 एग्जाम्पशंस जो है वो आप जहन में रख लें, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 है आपकी पेंशन। नंबर 2 आपके जी ग्रेच्युटी फंड। नंबर 3 आपका जी प्रोविडेंट फंड। नंबर 4 पे अगर मैं बात करूं तो मेडिकल में फैसिलिटी एंड अलाउंस बोथ। और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो सर्टन बेनिफिट्स
मार्जिनल कॉस्ट, और एंड में अगर मैं बात करूं तो फुल टाइम टीचर। ये 6 एग्जाम्पशंस आपने गौर से रखनी। पेंशन एग्जाम्प्ट, लेकिन अगर वो बंदा दोबारा से अपने उसी एम्प्लॉयर के पास जाके काम कर लेता है तो पेंशन टैक्सेबल हो जाएगी। अगर 2 पेंशन मिल रही है किसी बंदे को तो हायर वाली एग्जाम्प्ट, लोअर वाली टैक्सेबल। ग्रेचुइटी फंड आपके, इसमें आपने 2 केसेस याद रखने हैं। ग्रेचुइटी फंड 5 केसेस हैं आपके। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, फुली एग्जाम्प्ट। अगर आपकी ग्रेचुइटी फंड अप्रूव्ड बाय द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है, फुली एग्जाम्प्ट। 2 केस हो गए। नंबर 3 ग्रेचुइटी स्कीम जो कि अप्रूव्ड बाय द बोर्ड है, फेडरल बोर्ड, तो 3 लाख तक एग्जाम्प्ट है, ओवर एंड अबव टैक्सेबल। उसके बाद अनअप्रूव्ड ग्रेचुइटी अगर आप ले रहे हैं तो अनअप्रूव्ड ग्रेचुइटी अगर आप ले रहे हैं तो उसमें आपको लोअर ऑफ 75,000 और 50% ऑफ ग्रेचुइटी तक एग्जाम्प्ट है, ओवर एंड अबव टैक्सेबल। और एंड में वो 4 केसेस डिस्कस करता है कि अगर ये अनअप्रूव्ड ग्रेचुइटी है, जैसे जिसमें वो कहता है अगर नॉन रेजिडेंट पर्सन या एक डायरेक्टर जो रेगुलर एम्प्लॉई नहीं है, या अगर ग्रेचुइटी पाकिस्तान में पे नहीं हुई, तो इन केसेस में ग्रेचुइटी फुली टैक्सेबल है विद नो एग्जाम्पशन। प्रोविडेंट फंड आपके जो है 3 तरह के हैं। प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन, हमेशा उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं होती क्योंकि वो एम्प्लॉई ने अपनी जेब से दिया होता है, उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं होती। अब आपके इसमें 3 केसेस आपने याद रखने। नंबर 1 गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड, नंबर 2 रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड जो कि कमिश्नर इनकम टैक्स ने रिकग्नाइज किया हुआ है, और नंबर 3 अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड जो कमिश्नर ने रिकग्नाइज नहीं किया हुआ। तो रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट और गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड की सबसे पहले बात करें तो गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड आपका सारा एग्जाम्प्ट। नंबर 2 अगर बात करें रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की, तो रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में आपने एम्प्लॉयर की जो कंट्रीब्यूशन है वो एग्जेम्प्ट होती है अप टू 150,000 और 1/10 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस। ये 2 वैल्यूज आपने कंप्यूट करनी है। 150,000 एक वैल्यू और बेसिक सैलरी और डीएनएस अलाउंस का 1/10 ये दूसरी वैल्यू। इन दोनों में से जो लोअर होगी वो एग्जेम्प्ट होगी, इससे ओवर एंड अबव टैक्सेबल। उसके बाद करते हैं इंटरेस्ट। अब जारी बात है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट की गई होगी, उससे जो इंटरेस्ट आएगा वो इंटरेस्ट का भी फार्मूला है। वो क्या फार्मूला है, उसमें आपने 2 वैल्यूज दोबारा कंप्यूट करनी है। 16% ऑफ इंटरेस्ट क्रेडिटेड नंबर 1, और नंबर 2 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस। तो ये 2 वैल्यूज जो आएंगी इनमें हायर वाली एग्जाम्प्ट होगी और उससे अबव अगर कोई अमाउंट है तो वो टैक्सेबल हो जाएगी। और एंड में जो एक्यूमुलेटेड फंड मिलेगा रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में वो आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा। और अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में आप एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन को भी कुछ नहीं करते और उसके अलावा इंटरेस्ट को भी कुछ नहीं करते, और एंड में जो एक्यूमुलेटेड फंड मिलता है वो सारा आपका टैक्सेबल हो जाता है एक्सेप्ट फॉर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। उसके बाद की मेडिकल फैसिलिटी और अलाउंस, इसमें आपने 4 केसेस याद रखने हैं। अगर सिर्फ मेडिकल फैसिलिटी है और इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है तो फुली एग्जाम्प्ट। अगर सिर्फ मेडिकल अलाउंस है तो उस केस के अंदर अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी तक एग्जाम्प्ट है, अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी तक एग्जाम्प्ट है, ओवर एंड अबव टैक्सेबल। अगर आपको दोनों चीज़ें मिल रही है ना, मेडिकल फैसिलिटी प्लस मेडिकल अलाउंस, तो आपने देखना है क्या मेडिकल फैसिलिटी एग्जाम्प्ट होगी। अगर वो एग्जाम्प्ट होगी तो अलाउंस फुली टैक्सेबल हो जाएगा। और अगर आपको मेडिकल फैसिलिटी, चौथा केस, और मेडिकल अलाउंस दोनों मिल रहे हैं, उसमें मेडिकल फैसिलिटी आपकी एग्जाम्प्ट नहीं है क्योंकि वो इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वगैरह नहीं है, तो मेडिकल अलाउंस को फिर एग्जाम्पशन मिल जाएगी अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी तक। आखिर में कहते हैं सर्टेन बेनिफिट्स विदाउट मार्जिनल कॉस्ट। इसमें भी आपने 4 चीज़ें याद रखनी है। कौन कौन सी? एक नंबर 1 रेस्टोरेंट्स अगर अपने एम्प्लॉयज़ को खाना खिला रहे हैं तो वो बेनिफिट तो है उनके लिए लेकिन एग्जाम्प्ट है। इसी तरह अगर हॉस्पिटल्स अपने एम्प्लॉयज़ को जो है बेसिकली हॉस्पिटलाइजेशन फैसिलिटीज़ दे रहे हैं तो वो बेनिफिट तो एम्प्लॉयज़ के लिए हैं लेकिन एग्जाम्प्ट है। इसी तरह अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपने एम्प्लॉयज़ के बच्चों को फ्री एजुकेशन दे रहे हैं तो वो बेनिफिट तो हैं लेकिन एग्जाम्प्ट। इसी तरह इसके अलावा कोई और बेनिफिट जिस पे एम्प्लॉयर को कोई मार्जिनल कॉस्ट नहीं पड़ रही तो वो उसके लिए क्या होगी? एग्जाम्प्ट। एंड में जी फुल टाइम टीचर, फुल टाइम टीचर में एक ही है कि अगर कोई फुल टाइम टीचर रिसर्चर के तौर पे काम कर रहा है तो उसकी जितनी भी टैक्स लाइबिलिटी उस इनकम से बन रही है, सैलरी इनकम से, उसका 25% जो है वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अच्छा, एंड में अगर मैं बात करूँ तो सैलरी की 2 एग्जाम्पशंस और हैं आपकी, वो आपने याद रखनी है। वो फॉरेन सोर्स एग्जाम्पशंस है आपकी। फॉरेन सोर्स सैलरी की एग्जाम्पशंस वो आपकी कौन सी हैं जी? नंबर 1
नंबर 1 ये कि अगर आपने फॉरेन सोर्स सैलरी अर्न की है और उस पर आपने फॉरेन टैक्स पेड है तो यहां पे एग्जाम्प्ट हो जाएगी। नंबर 1 ये एग्जाम्पशन है, ये भी सिर्फ लेकिन फॉरेन सोर्स की है। उसके बाद जी नंबर 2 जो आपकी एग्जाम्पशन है फॉरेन सोर्स की वो ये है कि अगर एक बंदा है सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है, वो लीव पाकिस्तान, वो पाकिस्तान छोड़ जाता है और ड्यूरिंग दैट ईयर वहीं रहता है तो उसकी फॉरेन सोर्स सैलरी सारी एग्जाम्प्ट। दूसरा सिनेरियो। उसके बाद तीसरा सिनेरियो कौन सा जिसमें आपकी फॉरेन सोर्स सैलरी एग्जाम्प्ट हो सकती है? अगर आप शॉर्ट टर्म रेजिडेंट इंडिविजुअल है। फॉर एग्जांपल आप शॉर्ट टर्म रेजिडेंट इंडिविजुअल है। शॉर्ट टर्म रेजिडेंट इंडिविजुअल क्या होता है? शॉर्ट टर्म रेजिडेंट इंडिविजुअल जो होता है वो जो रेजिडेंट तो है यहाँ पे लेकिन एम्प्लॉयमेंट पर्पसेस की वजह से रेजिडेंट हुआ है और उसे यहाँ पे रेजिडेंट हुए हुए 3 साल से ज़्यादा नहीं हुए तो उसकी क्या होगी? फॉरेन सोर्स इनकम कोई भी एग्जाम्प्ट होगी इंक्लूडिंग फॉरेन सोर्स सैलरी। लेकिन शर्त यह है कि वो पाकिस्तान में पैसे ना लेके आए, वरना जितने पैसे पाकिस्तान में लाएगा वो टैक्सेबल हो जाएंगे। और एंड में एक आपका जी रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट कौन सा जी आपका? ये वो बंदा है जो पिछले 4 सालों में रेजिडेंट नहीं रहा। अब क्या होगा? इस साल जब वो रेजिडेंट बना है, इस साल उसकी फॉरेन सोर्स सैलरी इंक्लूडिंग फॉरेन सोर्स ऑल इनकम्स वो एग्जाम्प्ट होगी और अगले टैक्स ईयर में भी उसकी सारी की सारी जो फॉरेन सोर्स इनकम है वो एग्जाम्प्ट होगी इंक्लूडिंग फॉरेन सोर्स सैलरी। तो आई होप कि ओवरऑल जो है मैं इसको कंक्लूड कर पाया हूँ। एक दफ़ा मैं इसको समराइज़ कर देता हूँ। समराइज़ में ये है कि बेसिकली हेड ऑफ सैलरी में आपने ये देखना है कि 4 बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं कि सैलरी क्या है। सैलरी में आपने ये देखना है कि सैलरी जो है बेसिकली एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट आपने टेस्ट करना है कि एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है उसका, सैलरी टैक्सेबल होगी ऑन रिसीट बेसिस, NTR लगाना है आपने और लेकिन इसमें से कोई एक्सपेंस माइनस नहीं हो सकते। टर्मिनेशन बेनिफिट आप NTR इनकम से अलग निकाल के पिछले 3 सालों के एवरेज रेट पे टैक्स करेंगे। सैलरी इन एरियर्स में क्या करेंगे आप? सैलरी इन एरियर्स जो है वो बेसिकली रिसीट बेसिस के बजाय एक्रूअल बेसिस पे आपकी टैक्स होगी। उसके बाद आपने परक्विजिट क्या होते हैं? ये होते हैं नॉन कैश बेनिफिट, इनकी कोई ना कोई मॉनेटरी वैल्यू अपनी टैक्सेबल इनकम में डालनी होती है। ये आपको बताया है। 3 आपने याद रख लेने, अदर्स के लिए कॉमन फार्मूला है। उसके बाद है एम्प्लॉय शेयर स्कीम के आपके 4 सिनेरियोज हैं आपने याद रखने हैं। ऑप्शन, शेयर्स की एक्विजिशन और डिस्पोजल, ये 4 सिनेरियोज बनते हैं आपके। और एंड में एग्जाम्पशंस की हमने बात की तो एग्जाम्पशन आपने 6 याद रखनी है। पेंशन, ग्रेचुइटी, प्रोविडेंट फंड, मेडिकल फैसिलिटी अलाउंस, सर्टन बेनिफिट्स विदाउट मार्जिनल कॉस्ट और फुल टाइम टीचर। और एंड में कुछ सैलरी की एग्जाम्पशंस जो कि फॉरेन सोर्स सैलरीज हैं उनकी 4 एग्जाम्पशंस अलग से आपने याद रखनी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका मेन न्यूमेरिकल इसमें से आता है। थैंक यू सो मच।